अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज 5.3 का वर्क है जिसमें सबसे पहले फाइंड करना है ए में ए यूनियन बी और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। पहले इसको फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ए यूनियन बी को फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए यूनियन बी। अब ए सेट में जो सामने लिखना है, ए सेट ये लिखा हुआ है सामने 0 1 2 3 4 5 6। यूनियन की सिंबल है, यूनियन लगेगा। और बी सेट है 4 5 6 7 और 8। यूनियन में आपने सीखा हुआ है कि तरतीब से लिखने हैं और सारे लिखने हैं। तरतीब से लिखने हैं, सारे लिखने हैं। जो दो दफ़ा है उसको एक मरतबा लिखना है। तो हम तरतीब में सबसे पहले 0 लेंगे, 1 2 3। इसके बाद देखें 4 5 6, ये इधर भी है तो एक मरतबा लिखेंगे 4 5 6। बाकी जो बच जाएंगे फिर इधर से भी तरतीब से लेने पड़ेंगे 7 8। ये आपके पास जो जवाब निकल कर आ गया ए यूनियन बी का आ गया। अब इसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा है। ए हमने मुकम्मल कर लिया, ए में हमसे सिर्फ ये चीज़ पूछी थी तो हमने इसको ए आपके सामने फाइंड कर लिया। अब हमने बी पता करना है। इस सवाल का दूसरा हिस्सा जो ये लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम। तो हमने एक वेन डायग्राम के दायरे बना लिए, इसको हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देख लेता हूँ तो ये मेरा दायरा ए कहलाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ए। और ये वाला दायरा जो दूसरी तरफ है ये कराएगा हमारे पास बी। और ए के एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन थे। तो दोनों में कॉमन जो थे वो आप देख लीजिए, 4 5 6 दोनों में पाए जाते थे, तो इसलिए यहाँ इधर लिख लेंगे 4 5 एंड 6, ये कॉमन थे दोनों में, इधर लिख लिए। बाकी जो ए में बच गया वो इधर लिख लेंगे 0 1 2 और 3। 4 5 6 कॉमन थे, इधर आ गए। अब बी सेट लिया तो बी सेट में भी हमने देखा कि बी सेट के अंदर भी 4 5 6 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो जो बच जाएंगे वहाँ 7 और 8। तो ये आपके पास जो ये डायग्राम बन गई है ये वाली, तो आप इसका भी दूसरा पार्ट करेंगे क्योंकि हमने अभी इस ये जो काम किया सिर्फ ये इसका पहला हिस्सा किया, ये कहलाता था हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम लेंगे यहाँ इसका दूसरा हिस्सा जो ए इंटरसेक्शन बी, तो हम भी इसको लिखेंगे। ये भी याद रखें कि जो आपने जवाब किया ए यूनियन बी का ए में, तो ये जवाब था और बी का जवाब आपके पास ये नीचे निकल के आ गया जो वेन डायग्राम में था। ठीक है जी, ये वाला जो जवाब आपके पास निकल के आया ये आपके पास बी कहलाएगा और बी आपके पास वेन डायग्राम में मैंने बताया। अब इसके बाद आप करना है, क्योंकि पूछा यूनियन था, यूनियन में इस सब को शेड करना होता है। ये देखिए आप एक तरतीब ले लें, वहाँ इसकी तरतीब में आप इस तरह कर लीजिए, ये सारे आपको शेड करने पड़ेंगे। ये देखिए इस तरह, तो ये आपको सारे शेड करने पड़ेंगे। अब ये तरतीब आपकी समझ आ रही होगी कि ये सारे आपको शेड करने हैं इस तरह। ये यूनियन के लिए आप करते हैं, यूनियन में आपको इन सब को शेड करना है, कोई नहीं छोड़ना। ये सेट के अंदर जो कुछ भी है इस सब को आपने शेड करना है। शेड करना है इसलिए क्योंकि ये आप यूनियन काम कर रहे हैं, तो यूनियन में इस तरीके से होगा। अब देख लीजिए दो जगह आपको बता दिए, दोनों जगह में आपको बता दिया कि अगर यूनियन था तो यूनियन ए यूनियन बी अभी आपने किया ना, तो ए यूनियन बी में दोनों सेटों को आपने लेना होता है और जो मुश्तरक है वो दरमियान में आ जाते हैं, लेकिन ये शेड इसको पूरे को करना पड़ेगा। दूसरे पार्ट पे जाएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का पहले लिख लेंगे, ए की रकम देख लीजिए पहले हमारे पास लिखी हुई यहाँ पे, यही वाली रकम आप पूरी नीचे लिख लेंगे। एलिमेंट को 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और इंटरसेक्शन के सिंबल डालेंगे और बी सेट भी लिखा हुआ है वो भी ले लेंगे 4 5 6 7 एंड 8। अब इसमें से जो मिलता होता है वो आंसर आपने लिखना है। देख लीजिए 4 5 6 ये दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इंटरसेक्शन में सिर्फ जो मुश्तरक है कॉमन है वो लिखते हैं 4 5 एंड 6। ये हमारे पास इसका जवाब निकल आया। अब रहेगी बारी सेट की, तो हम सेट के लिए उसको भी मिलाएंगे। तो ए सेट आपके पास ये है, बी आपके पास यहाँ है, तो जो कॉमन था वो बीच में आ जाएगा 4 5 एंड 6 और जो बच जाएंगे इसमें इस तरफ वाले 0 1 2 और 3 इधर लिख जाएंगे। 4 5 6 ऑलरेडी इसमें मौजूद है और इस सेट में 4 5 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो बच जाएंगे 7 और 8। अब यहाँ पे जो काम करने वाला होता है, इंटरसेक्शन को सिर्फ आपने यहाँ पे इस तरह कलर करना है, सिर्फ इंटरसेक्शन को आपने इस तरह कलर करना है। तो इंटरसेक्शन में आप देख लें, यहाँ पे इंटरसेक्शन में सिर्फ जो वो जगह जो मिलती होती है उसको करना पड़ता है, बाकी ये चीज़ों को आप साइडों पे नहीं करते हैं। अब ये देखें पार्ट 2 है,
लेकिन ये पार्ट 2 का सवाल सेम है। इसमें भी सबसे पहले इसको ए यूनियन बी करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए यूनियन बी। अब ए सेट आपके पास ये लिखा हुआ है, ए बी सी और डी। यूनियन करना है, बी सेट ये लिखा हुआ है, ई एफ एंड जी। जब इसको मैं इधर से कॉमन निकालूंगा, मैं इनमें सब में लूंगा क्योंकि यूनियन है, यूनियन में सारे लिए जाते हैं, तरतीब से लिए जाते हैं। सबसे पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इधर से फिर ई, फिर इधर से एफ और आखिर में जी। ये सारे आ जाएंगे तो ये यूनियन हो गया। अब यूनियन में जो हमने नया काम करना है, क्योंकि ये दोनों में कोई भी चीज़ नहीं मिलती, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी देखना कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमने इसके दायरे दूर बनाने हैं। अब इसको हम ए सेट लिख देंगे और इसको हम बी सेट ले लेंगे, के अंदर इसके एलिमेंट लिख देंगे। अभी ए सेट के ये वाले थे सारे, ए बी सी और डी, और दूसरे बी वाले में इधर लिख देंगे ई एफ और जी। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिला, यूनियन बी करना है। याद रहे कि दायरे आपको पूरे करने पड़ेंगे, यूनियन में सारे दायरे करते हैं, सब आपको लेना होता है। ये इसलिए हमने सारे के दायरे कर लिए, इधर से कलर कर लिए इन सब दायरों को, और इधर बी में भी इसी तरह हमने करना है, इन सब दायरों को कलर कर लेंगे। ये आपके पास देख लें, ये यूनियन का तरीका आपने सीख लिया। तो हमने ये काम किया और यूनियन में सारे होते हैं, इसलिए जवाब ये निकला। अब वापस इस तरफ आ जाएं। अब आपने इसी सवाल का बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं अभी इसको लिखता हूँ दूसरे सवाल के लिए। अब लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट मेरे पास सेम है, ए बी सी और डी, और दूसरा इंटरसेक्शन में मेरे पास है ई एफ एंड जी। इनको आप इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन की निशानी है जो दोनों में पाया जाए। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, आप देख लें कोई चीज़ मिलती है, दोनों डिफरेंट है, कुछ नहीं मिलता, तो इसको क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। तो इसका जवाब एम्प्टी सेट आ गया। अब इसके ए के एलिमेंट ए में लिख देंगे इस तरीके से, और बी के एलिमेंट आप बी में लिख देंगे इस तरीके से, और इन्हें ए बी सी डी, और इधर से ई एफ और जी। अब यहाँ जो आपके पास ये वेन डायग्राम बनी है, ये जो वेन डायग्राम बनी, ये कौन सी है जी, ए इंटरसेक्शन बी की बनी है। तो इसमें किसी जगह पे भी कलर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछा हुआ है। इंटरसेक्शन से मुराद होती है कि जो दोनों में पाया जाए। थोड़ा सा इस तरफ आए तो देखें, इंटरसेक्शन में जैसे ये चीज़ें मिलती थी इन दोनों सेटों में 4 5 6 और 4 5 6, इसलिए हमने इसको कलर किया था। इंटरसेक्शन में हम आपसे फिर कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन में हमने इस जगह पे इनको कलर अंदर किया था, यूनियन के अंदर हमने सबको किया था। ठीक है, तो जब हमने वर्क किया तो ए आपके पास ये जो इस तरफ सोल्यूशन नज़र आ रहा है, ये ए का सोल्यूशन है, तो ये ए का जवाब हो गया। और ये जो डायग्राम बनाई थी वेन डायग्राम, ये बी का सोल्यूशन है। इसी तरह आप इसमें जब किया तो ये ए का सोल्यूशन है, और डायग्राम बनाई तो ये बी का सोल्यूशन है। इस तरह इस सवाल के मुताबिक हमने ए भी रिप्रेजेंट कर दिया और हमने बी भी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका तीसरा पार्ट शुरू होने वाला है, वो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी वर्डिंग देख लेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x स्मॉलर देन 8 होना चाहिए। तो हम इसकी तरतीब कर देते हैं। सबसे पहले a का तरतीब में हमारे पास स्मॉलर देन होना चाहिए, तो हम लिख देंगे, और वो स्मॉलर देन 8 भी होना चाहिए। तो आपके पास पहला आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्योंकि नेचुरल नंबर मांगे थे तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और स्मॉलर देन 8 इक्वल टू कहा जा रहा है, तो इसलिए 8 भी आया। अब बी सेट को भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। बी सेट में वाई सच डेट वाई बिलोंग टू द होल नंबर। अभी ये होल नंबर बोला गया, और आगे आपको कहा गया वाई एंड वाई लेस 10, लेस देन इक्वल टू नहीं कहा गया, लेस 10। इसका मतलब अब 10 नहीं आ सकता, लेस 10 बोला, लेस 10 इक्वल 10, तो इसके जवाब में होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो हम लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे। 10 नहीं आ सकता क्योंकि स्मॉलर देन 10 है, स्मॉल देन 10। अगर स्मॉल 10 इधर नीचे एक बार लगी होती तो इसका मतलब होता है स्मॉलर देन इक्वल टू, तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ स्मॉलर देन लिखा है, इसलिए 10 नहीं लेना पड़ेगा, तो ये जवाब हो गया। अब इसको सबसे पहले उस सवाल के मुताबिक आपने ए यूनियन बी बनाना है, तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी। ए में हमारे पास जो ए के सारे लिख देंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 और ये बी सेट इसके आगे आ जाएगा यूनियन में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आपके पास जो सेट बन के आएगा वो तरतीब से आना चाहिए और सारे आने चाहिए। तो तरतीब में सबसे पहले 0 आता है तो 0 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ आपके पास सेट क्लोज हुआ। यूनियन में सारे तरतीब से एक मरतबा लिखने होते हैं। बी सेट को आप इधर इस तरह कर लेते हैं कि ये पहला सेट मेरे पास ए है और दूसरा मेरे पास बी है, तो मैं यहाँ ए लिख देता हूँ और इस तरफ लिख देता हूँ बी। और इस खाने में मुझे जो ज़्यादा हैं वो लिखने पड़ेंगे। ज़्यादा कौन से हैं जी बी में? 0 और 9 जो यहाँ नहीं है। बी में कौन से ज़्यादा है? 0 और 9। तो 0 और 9 मैं यहाँ लिख दूंगा और बाकी जो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी है। ये दोनों में पाए जाते हैं, इसको अंदर लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो एक्स्ट्रा थे, जो ज़्यादा थे, वो बी सेट के थे और बी सेट के 0 और 9 आपके पास है। अब है यूनियन ये काम, तो यूनियन में आपने सीखा हुआ है इसको कलर करना। तो अब इसको हम कलर कर देते हैं, सारे को कलर करना पड़ेगा। ये मुकम्मल हो गया। अब आप दूसरे पार्ट पे चलेंगे और दूसरा पार्ट आपके पास है ए में। ए में है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो हम इसको पहले ए सेट को लिख लेंगे। ए सेट सेम है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इंटरसेक्शन करेंगे। अब इंटरसेक्शन में दूसरा आपके पास बी सेट है, होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। इनके इंटरसेक्शन में बोला गया कि इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में पाया जाए। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी पाएंगे, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी पाएंगे। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन का जवाब निकला 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ना वेन डायग्राम में इसको लेके चलना है। तो वेन डायग्राम में आपने सीखा था कि अगर ये पहला सेट ए है तो दूसरा अंदर वाला बी होगा। तो इसमें जो ज़्यादा थे, एक्स्ट्रा थे, वो यहाँ पे 0 और 9 थे जो यहाँ नहीं है। 0 और 9 इस तरफ लिख देंगे और बाकी जितने बच गए हैं वो इस बॉक्स में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब रहेगी बात कलर करने की। बस ये पार्ट पाया गया। अब इसको आप यहाँ से कलर कर दें, ये सारे को। ये आपके पास मुकम्मल हो गई। माइनस डी, ये सी को करना है। इसके बाद यहाँ पे इसका वेन डायग्राम। तो पहले हम लोग इसका ए बनाएंगे, तो मैं ए ले लेता हूँ। इसका ए हमारे पास सी माइनस डी, तो मैं इसको शुरू करता हूँ। तो पहले ए सेट लिखा जाएगा। यहाँ पे ए सेट में सी सेट हमारे पास है 11 12 13 14 और 15 माइनस यहाँ डी करना है 14 16 18 और 20। अब इसमें से कहते हैं ये सेट निकाल दें। मतलब यहाँ जो चीज़ नज़र आ रही है वो यहाँ 14 नज़र आ रहा है कि सी का डी में। सी में जो चीज़ें बचेंगी वो आंसर है, जो डी में बचेंगी वो नहीं। तो यहाँ आपके पास जब ये जवाब बच जाएगा, यहाँ इस सी में 11 12 13 और 15 ये आपके पास बच गया। 11 12 13 15, क्योंकि 14 यहाँ था इसलिए उसको उससे मना कर दिया, निकाल दिया गया। इस सेट में 16 18 बच गए, इससे काम नहीं रखना। आपको पहले सेट में से जो चीज़ें हों वो निकालनी होती है और पहले के जवाब को देना होता है। इसलिए सी माइनस डी का जवाब ये निकल आया। अब इसको इसके बी पार्ट को तैयार करना पड़ेगा। बी इसकी वेन डायग्राम के अंदर बात की जा रही है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ ये बी, और बी में हमारे पास ये रिप्रेजेंट द रिजल्ट वेन डायग्राम। तो हमने इसके दो सेट बनाए। एक को हमने लिख दिया इस तरफ ये सी सेट है आपके पास, और दूसरा आपके पास इस तरफ डी सेट है। जो इसमें मिलता जुलता था तो वो तो ये 14 मिलता था, ये देखें ये 14 था, तो 14 को इधर दरमियान में लिख दें। और सी के बाकी जो बच जाएंगे वो 11 12 13 15 इधर लिख लें। 11 12 13 14 ऑलरेडी पहले से है तो 15 आ गया। अब इसमें से चेक कर लें डी में, तो 14 तो पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ से 16 18 और 20। अब यहाँ पे जो चीज़ आपके सामने है जिससे निकाला होता है, जैसे ये सेट है ना, इससे ही आपने ये निकाला ना, तो इस वाले सेट को आपने कलर करना है, सी को, बाकी को नहीं करना।
ये देखिए जिस सेट को बोला होता है उसको आपने कलर करना होता है। ये हमने इसमें से इस सेट में से इसको कलर कर लिया। ना तो हमने कोई और काम किया, क्योंकि जो मिना करना है, निकालना होता है, माइनस करना, सी में से निकला, तो सी में से जब निकाला तो सी को ही आपने कलर करना है, इस सी को कलर करना है, इस हिस्से को, बाकी को नहीं करना होता। अब इसका दूसरा पार्ट ऊपर देख लें, ये बना है डी और सी, इसको मैं इधर लिखूंगा ए में, तो मेरे पास डी में से सी निकालना पड़ेगा। अब डी की रकम पहले आएगी, डी की रकम है 14, 16, 18 और 20, इसमें से निकालूंगा मैं सी को। सी की रकम है 11, 12, 13, 14 और 15। अब इसमें से क्या, आपके पास ये 14 ही नज़र आ रहा है जो दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसको निकालेंगे। अब जो बच जाएगा ये डी का आंसर बच जाएगा। इसमें जो बच गया उससे काम नहीं रखें, आपको इस डी से काम रखना है, जो पहला वाला सेट है। यहाँ 16 बच गया, यहाँ 18 बच गया और यहाँ 20 बच गया, ये आंसर है। डी में जो है वो आंसर है। इससे थोड़ा सा ऊपर देख लें, हमने बोला था कि सी में से निकालेंगे, जो बच जाएगा वो सी का आंसर होना चाहिए, और यही बात अब डी में रखी है, तो डी में से जो बच जाए वो आंसर है, जो इस तरफ बच जाए वो नहीं। अब इसके बाद इसको सी लिख लेंगे, इसको डी लिख लेंगे, और अब सी के जो होंगे, जो कॉमन दोनों में पाए जाते थे, वो 14 था, इधर दरमियान में लिख देंगे, और सी के जो बच गए थे ये वाले, वो सारे इधर आ जाएंगे। 11, 12, 13, 14 इधर है तो 15 इधर चला गया, और डी में जो थे वो 14 पहले लगा हुआ था, 16 और 18 और 20 इधर आ जाएगा। अब आप देख लें आंसर किस में पूछा गया। आंसर आपके पास है यहाँ पे, डी को कलर करना है इस तरफ, ये डी अभी कलर आ जाएगा आपके पास, ये डी को आप कलर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इस डी को कलर कर देना। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। जिस सेट को लिया जाता है उसको कलर किया जाता है, और जो पहले होता है, जो बाद में होता है, उससे काम नहीं रखना, क्योंकि ये माइनस का आपको बताया जाता है। अब ये दोनों ए भी ख़त्म हो गया, और ये नीचे जो आपने ये वर्क किया था ये इसका बी था, तो आपके पास ये बी भी मुकम्मल हो गया। आंसर है -1, -2, -3, और डी का आंसर है आपके पास 0, -1, -2, -3, -4, -5। अभी इस पार्ट को शुरू करेंगे। इस पार्ट में भी सबसे पहले इसका हम बनाएंगे यहाँ पे सी माइनस डी, तो सी सेट पहले लिख लेंगे, -1, -2, -3, माइनस करेंगे डी सेट को, 0, -1, -2, -3, -4 और -5। और जब आप इसमें से ये निकालेंगे, -1, -2, -3 इसमें से निकालेंगे, तो आपके पास यहाँ सी के आंसर में कुछ नहीं बचा, तो इसको क्या लिखेंगे, जब कुछ नहीं बचा तो आप इसको लिखेंगे कि ये एम्प्टी सेट है आपके पास। यहाँ सी में देखें कि बी के अंदर आपके पास कुछ बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये इसका आंसर है। अब इसके बाद इसको यहाँ इसके अंदर सॉल्व करेंगे, तो आप सी को इसमें लिख दें सेट को, क्योंकि सी से बन रहा है, सी के एलिमेंट, और डी को इसको बना लें। तो सी के एलिमेंट आपके पास थे -1, -2 और -3, और डी में आपके पास थे 0। ठीक है, डी में आपके पास थे 0, एक ये आ गया, और -1, -2, -3 ऑलरेडी इसमें है, तो आगे जो बच गए -4 और -5। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर पहले सेट में कुछ नहीं बचा तो फिर कलर नहीं करना। पहले सेट में अगर खाली सेट आ गया, कुछ नहीं बचा, तो फिर इसको कलर नहीं किया जा सकता। तो आपके पास अभी ये बी का जवाब निकल आया, और इससे पहले ए का भी आपने बना लिया था। अब इसके बाद इसी को हम इसके दूसरे में लेके जाएंगे, वो हम लिखेंगे डी माइनस सी। तो अब डी सेट पहले आएगा, डी सेट है आपके पास 0, -1, -2, -3, -4 और -5, और सी सेट आपके पास है माइनस करने के लिए -1, -2 और -3। अब इसमें से जो निकालेंगे तो -1, -2, -3 इसमें से कट जाएगा, लेकिन बचेगा जो डी में, वो जवाब लिखना है। अब डी में क्या बच गया आपके पास, आपके पास 0 बच गया, -4 बच गया और -5 बच गया। और जब इसी को हम इस वेन डायग्राम के अंदर हम इसको लिखेंगे, इसकी बी बनाने के लिए इसका, क्योंकि ये तो ए था, अब बी बनाने के लिए लिखेंगे तो तरतीब वही होगी। ये सी सेट आपके पास, सी में हमारे पास क्या था, -1, -2, -3, और ये दूसरा डी सेट है। डी सेट में हमारे पास -1, -2, -3 इधर आ चुका, तो जो बच गया था वो देख लेते हैं। क्या बच गया यहाँ डी में, डी में हमारे पास एक 0 बच गया, और उसके बाद -4 बच गया, और -5 बच गया। अब इसके अंदर जो आपको बात समझाने की है कि जिस सेट के अंदर जवाब बच जाता है उसको कलर करना है, दूसरे को नहीं।
अब जवाब डी के अंदर बचा था, तो हम इस डी वाले पोर्शन को इसको कलर करेंगे, ये सारा डी को पोर्शन को हम इधर कलर करेंगे। ये देखें, ये सारा हमने सिर्फ ये डी को कलर किया, बाकी को नहीं, क्योंकि अंदर सी है उससे नहीं, क्योंकि जवाब आपका डी में था, तो डी में था तो इसलिए डी को कलर किया। अब ये जवाब मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट है सी। तो सबसे पहले इस सी की वैल्यू यहाँ बनानी पड़ेगी। सी की वैल्यू आपके पास है, पूछ रहे हैं एक्स डैश बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कह रहे हैं ग्रेटर देन 2 और स्मॉलर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर अब हम कौन सा नंबर निकालें। तो हमारे पास इससे बड़े दो से बड़े और 3 के साथ, तो आपके पास सिर्फ यहाँ 3 बच जाता है इसके आंसर में आपके पास, क्योंकि दो से बड़ा तो 3 होता है, और इस तरफ पूछ रहे हैं कि 3 को भी लिखना है, तो सी का जवाब निकल आया आपके पास सिर्फ 3। और यहाँ चेक कर लें, y सच दैट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर एंड y ग्रेटर देन 3, जो 3 से बड़ा होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है, 3 से बड़ा होगा, और इस तरफ लेस देन इक्वल टू 8, 3 से बड़ा हो और 8 भी उसमें आना चाहिए। तो अब इसके जवाब में हम इसको लिख लेंगे कि हमारे पास जो आंसर बनेगा यहाँ पे डी का, 3 से बड़ा आपके पास 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और ये 8 को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो उसके साथ मौजूद है। अब इसको बनाएंगे, सबसे पहले सी माइनस डी करेंगे, तो सी का आंसर आपके पास 3 है, वो इधर लिख देंगे, माइनस डी करेंगे, डी के आंसर में है 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसके अंदर चेक कर लें क्या सी में कोई चीज़ वहाँ पाई जाती है, अगर वो पाई जाती है तो उसका जवाब आपके पास निकल आएगा। तो यहाँ से देख लें इसमें नहीं है सी, तो सी का जो आंसर है वो सिर्फ 3 है, वो 3 आप लिख देंगे। इधर जो कुछ लिखा है वो नहीं, आपको अपने आंसर को देखना है। तो आपके यहाँ पे तो 3 बच गया, तो आपका जवाब ये इसका 3 निकल आया। अब इन दो बॉक्स को चेक कर लेते हैं कि आपने जब इनको बनाना है तो यहाँ पे आप देख लें कि ये वाला सेट सी है और ये वाला डी है। सी में आपके पास सिर्फ 3 है, और डी में आपके पास 4 है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। लेकिन जो जवाब पूछा गया वो सी का था, इसलिए सी को कलर करता हूं अभी मैं। ये सिर्फ सी को कलर होगा, जिसका जवाब पूछा जाता है, जिससे बन रहा होता है, वो पहला सेट है। पहले सेट में पूछा गया तो इसका मतलब हम इस सी को यहाँ कलर कर लेंगे। ये आपके पास इसका कलर होके वेन डायग्राम का ये बन गया। अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरे में डी को पहले रखना है और सी को बाद। तो डी सेट आपके पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। माइनस सी में आपके पास सिर्फ 3 है। जब इसमें देखेंगे तो इसके इधर कोई नहीं है, तो सारा जवाब अब आपके डी में बचेगा। डी में आपके पास है 4, 5 और 6, 7 और 8। जब इसको आपने इधर बॉक्स में करना है तो ये आपके पास सी की रकम है और ये इस तरफ आपके पास डी की रकम है। अब इन दोनों में आपने बनाना है, तो हम इसमें इसको पहले बना लेंगे, ये इस तरफ आपके पास। तो आपके पास अब सी में सिर्फ आपके पास सी में 3 था, और डी में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब कलर किसको किया जाएगा यहाँ पे, उसको, ये आपके पास डी है तो डी को कलर करना पड़ेगा इस तरफ, तो ये डी को हमने यहाँ से कलर कर लेना है, क्योंकि जिस जवाब को पूछा जाता है वो उस आंसर को कलर करना पड़ता है। तो आपने यहाँ से इसको कलर कर लेना है। तो ये आपके पास अभी कलर करने के बाद, ये डी में था तो इसलिए डी का आंसर कलर होगा, ये सी में था तो सी को कलर किया। अब ये आपके पास मुकम्मल हो गया। तो ये देख लीजिए आप कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले देखें, यूनिवर्सल सेट लिखा ए बी सी डी ई एफ एंड पी, दूसरा सेट है ए बी सी, एंड क्यू है ए बी सी डी ई। ये 3 सेट है। इसके बाद रिप्रेजेंट पी का कम्प्लीमेंट, फिर क्यू का कम्प्लीमेंट, फिर अगला पार्ट पी इंटरसेक्शन क्यू का कम्प्लीमेंट, फिर अगला पार्ट पी यूनियन क्यू का कम्प्लीमेंट, फिर इसके बाद पी माइनस क्यू का कम्प्लीमेंट, और आखिर में क्यू माइनस पी का कम्प्लीमेंट। तो ये तरतीब से सारे होने। तो सबसे पहले मैं ये पी के ऊपर आ रहा हूँ। तो पी का कम्प्लीमेंट का आपको याद होगा, एक फार्मूला हम लोग बनाते थे, जो फार्मूला था यू यूनिवर्सल माइनस पी। अब यूनिवर्सल सेट इधर लिखा जाएगा, वो है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ एंड जी, माइनस पी करना है। अब पी सेट आपके पास था ए बी सी, ये ऊपर देख लीजिए, ये पी सेट है ए बी सी, और ये यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों मैंने यहाँ लिख लिए। अब इसमें से ए बी सी, इसमें से
हम कट कर लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे आंसर, वो आपके पास यूनिवर्सल का आंसर बचेगा। वो बचेगा हमारे पास डी ई एफ एंड जी, डी ई एफ एंड जी। ये हमारे पास इस वन जो पहला हमने सॉल्व किया इसका जवाब निकल आया। अब इस जवाब को हमने इसके दूसरे हिस्से में जाना है। ये ऊपर देखें, पूछ रहे हैं कि जो भी काम करेंगे तरतीब वाइज, हमने पहला इसका काम किया तो इसकी तरतीब में जब काम कर लेंगे फिर थ्रू वेन डायग्राम इसको लिखना है। तो हम अभी वेन डायग्राम में आ गए। वेन डायग्राम में इधर लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, और इसके अंदर जो ये पी हमारे पास सेट है ये इधर आ गया, और इसकी तरतीब कर लेंगे। अब जो चीज़ें इसके अंदर आ रही थी सारी की सारी, वो आपके पास थी पी सेट में आ जाए, तो वो थी ए बी सी। वो हम अभी इसमें डाल देंगे ए बी सी, और यूनिवर्सल सेट में ए बी सी तो अंदर आ गया, बाकी जो बच गया वो हम इसके साथ लिख देंगे। ये ऊपर देख लीजिए आप, ए बी सी तो आ गया, डी ई एफ अभी हमने इधर नीचे लिख देना है वेन डायग्राम में, डी ई एफ एन जी, और यूनिवर्सल का पी इसमें ऑलरेडी पहले पाया गया। और ये जो चीज़ हमने बनाई ये हमारे पास था पी का कॉम्प्लीमेंट, और इसकी वेन डायग्राम बन रही है। अब वेन डायग्राम को हम किस कलर से करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सल सेट में, इसको कलर नहीं कर सकते। बाकी यूनिवर्सल जो होगा सारा, इसको हम एक डिफरेंट कलर में कर लेते हैं। बाकी सारा हम डिफरेंट कलर में कर लेंगे। ये देखें, ये हमने कोई एक कलर ले लेते हैं, इसको आपने सारा कलर कर लेना है, लेकिन ये अंदर वाला सेट नहीं कर सकते। अंडर जो सेट पर है उसको हम नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। ये देखें, जो अंदर सेट है आपने ख्याल करना है कि जो आप कलर करेंगे तो अंदर वाला जो सेट है इसको आप नहीं कर सकते, इसको अच्छे तरीके से कलर करना है। ये जी, ये जवाब आपके पास निकल आया, ऑप्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हल करने से पहले हमने जो काम करना है वो हम इसको पहले सादा करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे। जब हम इसको करेंगे तो पी का हमारे पास पहले आ जाएगा, पी का था ए बी सी इंटरसेक्शन क्यू का हमारे पास है ए बी सी डी ई। अब जब इसमें से इंटरसेक्शन करेंगे तो आप देख लें ए बी सी दोनों में है, तो ये लिखा जाएगा इंटरसेक्शन मिलता जुलता ए बी सी। ये आपके पास इसका जवाब निकल आया। अब इसको जब इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो आपको फार्मूला याद हो कि u माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू है, ये इसका फार्मूला है। अब यूनिवर्सल सेट पहले आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट था ए बी सी डी ई एफ एंड जी, माइनस करेंगे ये पी क्यू का आंसर जो ये है, ये सादा बनाया था, ये इसके सामने लिख लेंगे ए बी सी। इसका मतलब ए बी सी अब इसमें से कट जाएगा, तो आपके पास जो ये पी इंटरसेक्शन क्यू का जो आंसर अभी आपके पास निकलना है, क्योंकि यहाँ आपके पास माइनस है, तो इसका जवाब आपके पास बच जाएगा ये वाला जो यूनिवर्सल में है, डी ई एफ एन जी। ये आपके पास इसका आंसर निकला। अब इसी को हम वेन डायग्राम में शो करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को यहाँ लिख लीजिए, और इसके अंदर आपके पास जो पहला सेट बनेगा उसकी तरतीब कर लें, क्योंकि पी सेट आपको और क्यू सेट दो दिए हुए हैं। यहाँ आपने तरतीब करनी है, पी और क्यू दो किस्म के सेट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पी एंड क्यू। तो पहला आप पी कर लें, इस तरफ आप पी कर लीजिए और इस तरफ आप क्यू कर लीजिए। तो पी में हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। पी में हमारे पास है ए बी सी, वो इधर आ जाएगा। अब आपके पास पी है, और ये जो अंदर सेट है ये आपके पास क्यू है, और बाहर जो आपके पास है वो आपके पास यूनिवर्सल है। पी के ए बी सी यहाँ आ गए। अब क्यू के चेक कर लें। अब क्यू के हमारे पास ए बी सी इधर आ चुके हैं, तो यहाँ दो बच जाते हैं, डी और ई, ये दो बच जाते हैं। अब यूनिवर्सल में देख लेते हैं, ए बी सी तो आ चुका और डी ई भी है, तो यहाँ यूनिवर्सल में एक एफ बच जाता है और यहाँ पे जी बच जाता है। कलर उसको करना है जैसे इसमें से आंसर निकाला, जैसे डी ई एफ इसका जवाब तो निकल आया, लेकिन कलर सिर्फ आपने पी को नहीं करना, क्योंकि पी इसमें सबसे छोटा है। क्योंकि ये यहाँ देख लें, ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है, तो इसका मतलब ये पी सेट यूनिवर्सल में भी और क्यू में भी आता है, इसलिए ये पी सेट अब कलर नहीं होगा। बाकी सारा आप कलर कर देंगे जो भी है, इस तरह आप देख लीजिए, बाकी सारा आपके पास कलर में आ जाएगा। ये आपके पास सारा यहाँ पे ये कलर में आ गया, और अब क्यू का नंबर आ गया। अब क्यू को भी आपको कलर करना पड़ेगा।
अब क्यू को भी यहाँ से कलर कर लीजिए, क्योंकि जो कलर नहीं करना वो आपके पास जो बच जाता है वो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ पी को कलर नहीं करना, बाकी ये सारा आपका, ये भी कलर यूनिवर्सल भी कलर हो गया, ये भी कलर हो गया, सिर्फ ये पी, क्योंकि क्यू भी कलर हो गया यूनिवर्सल में पहले से एग्जिस्ट था और पी सबसे छोटा था वो इसके अंदर पाया जाता है। अब ये मुकम्मल हुआ। अब आप दूसरा पार्ट करेंगे, पी यूनियन क्यू करना है, तो इसको भी बनाने के लिए पहले पी को यूनियन क्यू कर लें। तो पी सेट पहले आ जाएगा ए बी सी के साथ, यूनियन करना है क्यू सेट आ जाएगा ए बी सी डी ई के साथ। अब इन दोनों में जो यूनियन है उसकी तरतीब ये है कि दोनों में हो, कॉमन हो, मुश्तरक हो, उसको तरतीब में लिखें। तो सबसे पहले ए बी, इधर से सी डी और ई, ये सारे आ गए। अब इस सवाल को यहाँ इसका फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि अभी कम्प्लीमेंट करना है, ये हमने पहले सादा बनाया था, अब कम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे इसको कम्प्लीमेंट करेंगे तो u माइनस पी यूनियन q बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट आपको पता है ए बी सी डी ई एफ एन जी है, माइनस करेंगे जो ये अब आपने असल निकाला था p यूनियन q का, ये लिख लेंगे ए बी सी डी ई। इसका मतलब ए बी सी डी इसमें से कट जाएगा, आपके पास जो बच जाएगा वो आपके पास आ जाएगा एफ एंड जी। तो अब यूनिवर्सल सेट इधर बनाना है, तो यूनिवर्सल सेट ये है। तो आप तरतीब देखते हैं, तो इसके अंदर जो पहला आपके पास ये पाया गया ये पी हो जाएगा और ये दूसरा आपके पास क्यू हो जाएगा। अब इसमें कलर चेंज करके इसको लिख देते हैं। अब पी सेट आपके पास फिर सेम है, क्योंकि पी सेट के अंदर आपके पास ए था, बी भी था और सी भी था, और यहाँ क्यू सेट में आपके पास जो बच गया डी और ई बच गया। और क्यू सेट के बाद अब यूनिवर्सल में चेक किया तो वहाँ दो बच गए, एफ एंड जी बच गए। अब यहाँ बात आएगी कलर किससे करेंगे। तो कलर आपके पास यूनिवर्सल में यूनियन हुआ है ना, जब यूनियन हो तो उस सूरत में पी और क्यू जो सेट होते हैं उसको दोनों को कलर नहीं करेंगे। यूनियन में पी और क्यू दोनों को कलर नहीं करेंगे, यूनिवर्सल में जो बाकी बच जाएगा वो सबको कलर कर देंगे। तो हम अब इसको सबको कलर कर रहे हैं और उनमें पी और क्यू को हम नहीं करेंगे, क्योंकि यूनियन जब आ जाता है तो फिर पी और क्यू आप खुद पहचान कर लें कि उनको हमने यूनियन की मदद से जो निशानी बताई जा रही है आपने उसको कलर नहीं करना। तो इसमें हम हमने ये तरतीब कर ली है। ये आपके पास आ गया वेन डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन आपके पास मुकम्मल। ना तो यहाँ पी को कलर किया और ना यहाँ पे क्यू को कलर किया, सिर्फ यूनिवर्सल था, इस यूनिवर्सल को किया, और इधर भी यूनिवर्सल था तो हमने यूनिवर्सल के साथ पी को भी किया, क्योंकि इंटरसेक्शन था इसलिए हमने पी और क्यू को किया और पी को नहीं कर सके। और यहाँ यूनियन था इसलिए पी क्यू को दोनों को नहीं किया। ये बात पे चल ले, यूनिवर्सल था इसलिए पी क्यू उसके अंदर पाए जाते हैं यूनिवर्सल में, इसलिए उनको नहीं किया। और इंटरसेक्शन में आपको सबसे छोटा जो सेट था वो पी का था, ए बी सी, वो क्यू में भी पाया जाता था, वो एफ जी उसमें यूनिवर्सल भी पाया जाता, इसलिए उन सबको किया, पी को नहीं किया। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट है पी माइनस क्यू, और इसको आपने बनाना है कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसको सादा बना लेते हैं, पहले लिखते हैं पी माइनस क्यू कर लेते हैं। तो पी का आंसर आपके पास है एलिमेंट ए बी सी है, यहाँ पे माइनस करना है क्यू, आपके पास ए बी सी डी और ई है, इसमें से अब निकालना है ए बी सी, हम यहाँ से निकाल दें। जब इसमें से निकलेगा तो यहाँ पी में कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो इसको क्या कहेंगे, इसको एम्प्टी सेट रहेंगे। बेशक यहाँ डी ई बच गया, हमें इससे काम नहीं, हमें अपने पहले सेट से काम है, जो इसमें से निकाला हमारे पास ये जवाब निकला। अब इसके बाद इसमें इसका कम्प्लीमेंट शुरू हुआ, तो कम्प्लीमेंट का फार्मूला है यू माइनस यूनिवर्सल माइनस पी माइनस क्यू। आपने यूनिवर्सल सेट लिखा ए बी सी डी ई एफ और जी, माइनस कर देंगे इसके आंसर को, जो एम्प्टी सेट था ये, और जो एम्प्टी सेट के अंदर जब इसको माइनस करेंगे तो फिर ये पूरा एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल का जो सेट है ये पूरा आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये पूरा का पूरा आ गया। अब इसी को जब आप डायग्राम में करेंगे, वेन डायग्राम में, तो यूनिवर्सल सेट इधर हुआ और ये वाली क्यू आ गई और ये वाली पी बन गई। अब कि जो आपके पास इधर पी की वैल्यू ए बी सी है, ए बी सी, और इसकी वैल्यू में डी ई माया जाता है, और यूनिवर्सल में जो सारा है जो बच गया है एफ एंड जी है। अब यहाँ पे बात समझने की है कि यहाँ पे माइनस किया जा रहा है, तो ऐसा डिजिट जिसमें आप उसको माइनस करते हैं तो इस सब को कलर करना पड़ेगा। अगर वो इंटरसेक्शन था तो सबसे छोटी वैल्यू को कलर नहीं करना,
अगर वो यूनियन था तो फिर दोनों सेटों को, यूनिवर्सल वाले के दोनों सेटों को कलर नहीं करना, यूनिवर्सल को कलर करना। और अगर आपके पास p माइनस क्यू करना है तो इसमें सबको कलर करेंगे, p को भी, q को भी, यूनिवर्सल को भी, सबको कलर करेंगे। तो हम अभी सबको कलर कर देते हैं। यहाँ पे ये 3 निशानियां आपको बता दी हैं, ये सारे कलर हो रहे हैं, देखें, चाहे p है चाहे q है, ये किसी चीज़ को हमने नहीं छोड़ा, हमने सबको कलर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये माइनस किया जा रहा है, ये p और इन दोनों के अंदर ये माइनस है, इसलिए किसी सेट को भी हमने नहीं छोड़ा, हमने सारे को कलर कर दिया, ये सारे कलर हो गए। तो आपने भी इसी तरतीब में इन निशानियों को पहचानना है कि किससे कलर किया जा सकता है। अगर वो इंटरसेक्शन में है तो सबसे छोटे वाले को कलर नहीं करना, और अगर यूनियन में है तो फिर दोनों को कलर नहीं करना, सेटों को। और अगर वो आपके पास तीसरे दर्जे में माइनस में है तो फिर उस वाले को सबको कलर करना है। अब आगे आपके पास नेक्स्ट p माइनस क्यू, इसको भी बनाने के लिए पहले सादा बनाएंगे, q माइनस पी करेंगे। तो यहाँ आपके पास q सेट है, आपके पास a b c d और E माइनस पी सेट करेंगे, पी सेट आपके पास है ए बी सी। अब यहाँ से ए बी सी यहाँ कट जाएंगे तो जवाब निकल आएगा डी एन ई। अब देखें यहाँ पे ये सेट बच गया आपके पास, ऊपर जो काम किया था वहाँ पे, यहाँ पे खाली एम्प्टी सेट आया था, लेकिन यहाँ एम्प्टी नहीं है बल्कि सेट बच गया। अब इसका फार्मूला करेंगे, यूनिवर्सल माइनस क्यू माइनस पी। तो जब इसका फार्मूला करेंगे तो इसमें से यूनिवर्सल सेट पहले लिख लेंगे, वो है ए बी सी डी ई एफ एन जी। इसमें से माइनस करेंगे क्यू का आंसर, क्यू का आंसर ये लिखा हुआ जो आपने भी बनाया, डी एंड ई। अब इसमें से डी और ई को आप यहाँ से निकाल दें, बाकी जो बच जाएगा वो ए बी सी और एफ एंड जी बच जाएगा। अब इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में इसको बनाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट इधर है, पी सेट ये है और क्यू सेट ये है। अब इसकी तरतीब करेंगे, आप जानते हैं कि जो पी सेट है वो उसमें आपके पास ए बी सी है, ए बी एंड सी, डी और ई यहाँ पे इसमें है, और एफ जी आपके पास यूनिवर्सल। आप इन वालों को क्योंकि माइनस करके जवाब बचा था, इनको एक अलग कलर से इस तरीके से कर लीजिए, ए बी को ये साइन देख रहे हैं, इस तरीके से कर लीजिए, और बाकी को जो है वो दूसरे तरीके से आप मल्टीप्लाई इस तरह कलर कर लीजिए। ये यूनिवर्सल के लिए आप इस तरह कर लीजिए, ये यूनिवर्सल का देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल में आपने इस तरह इनको कर लेना है, इस तरीके से कलर हो जाएगा, और उसकी लाइनें चेंज कर देनी है। वो आपकी तरतीब है, आपको समझ आया अभी कि ये वाली मैंने इसलिए किया है कि इसको समझाने के लिए कि क्यू में से माइनस करना है और कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो फिर इस वाली लाइनों को ऐसे कर लिया और बाकी को इधर कर लिया। आप इधर भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन बस ये तरतीब आप जहन में रख लीजिए। अब यहाँ देखिए इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब अब इसके ऊपर जो कलर होना है वो उसकी तरतीब थोड़ी सी ऊपर चलते हैं, यहाँ सीख लेते हैं। यह यूनियन हुआ, तो यूनियन किस में से हुआ था जी? एक्स को यूनियन वाई किया था, ये आंसर निकला था। और इस आंसर को जब यूनिवर्सल से निकाला था तो अब यूनिवर्सल ये है। इसका मतलब एक्स और वाई का जो आंसर था 1 2 3 ये अलग अलग, और ये जब इसका आंसर यूनियन में बना था, इसलिए ये दोनों को आप एक डिफरेंट कलर करके भी कर सकते हैं, इस तरह अलहदा भी छोड़ सकते हैं। अगर आप जैसे मैंने इधर ब्लैंक छोड़ दिया, आप छोड़ दें, नहीं तो वो एक तरीका उस पहले क्वेश्चन में किया तो उसको ऐसे लंबी लाइनों से आप जुदा कर दें, इससे साबित हो जाएगा कि यूनियन में है। इसी तरह जब आप नीचे इसको इंटरसेक्शन में किया तो इनके जवाब में इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आया, एम्प्टी सेट आने के बाद जब यूनिवर्सल किए तो ये निकला। अब इंटरसेक्शन से मुराद है चीज़ें पाई जाती हैं, यूनिवर्सल जो सेट है बड़ा 1 से लेकर 10, उसके अंदर x भी पाया जाता है और उसके अंदर y भी पाया जाता है। इसलिए ये सारे के सारे के ऊपर आप, ये सब के सब के ऊपर आप यहाँ कलर इस तरह कर लेंगे, ये सब पे होगा। ये आपको समझ आया कि इंटरसेक्शन से क्या मुराद लीजिए, सब पे कलर होगा। और यूनियन में क्या बताया कि यूनियन में बोला कि उनका सॉल्यूशन अलग होगा, लेकिन जब इसमें पहुंचेगा ये पहले इसमें मौजूद हैं, लेकिन इनको आप अलहदा शो कर देंगे। और इंटरसेक्शन में इसको आपने साबित करना है कि नहीं, ये सब एक्स भी उसमें पाया जाता है यूनिवर्सल में और वाई भी पाया जाता है, इसलिए फिर इन सबको करना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 5 शेड करने हैं, इसमें जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनमें शेड करने हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है ए का कंप्लीमेंट। आपको याद हो कि ए का कंप्लीमेंट का फार्मूला जो होगा वो यूनिवर्सल माइनस ए होना चाहिए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट जो सारा होगा वो शेड हो जाएगा, और ए सेट उसमें से निकलेगा, उसको आपने नहीं करना। तो आप इसमें से इस बाकी को जो यूनिवर्सल है इस सब को देखें शेड कर देंगे यहाँ पे, तो अंदर वाला सेट जो ए है उसको नहीं छेड़ना।
उसके साथ आपका काम नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया जवाब। ए का कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए निकालें, तो बच जाएगा सारा यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल को सारा शेड कर दें और ए उसमें से निकल गया, तो ये आपने इसको छोड़ दिया इसका आंसर में। दूसरे में ए यूनियन बी करना है, ए में से बी को निकालना है। तो जो पहला रिकॉन होता है उसको आप शेड करते हैं और बाकी को नहीं करते हैं। तो ये इसका मतलब ये ए को मैं सारा शेड कर दूंगा यहाँ पे, सिर्फ ए को। ये देखिए इस तरफ ए को मैं शेड करूंगा। और ये बी जो है बेशक इसमें ये जगह भी बड़ी हुई है, इसको नहीं कर सकते ये वाला, क्योंकि ये दूसरा है। ए में से जब हम बी को निकालते हैं तो जवाब आपके पास ए का आना चाहिए ना, तो इसलिए ए का जवाब आना चाहिए, ए को शेड करना पड़ेगा। और बी उसमें से निकलेगा तो बी को एज इट इज छोड़ देंगे, इसको नहीं करना शेड। अब नंबर 3 पे देख लें। 3 में सी में से जो मिलता जुलता है इंटरसेक्शन है डी निकालना है। जो मिलती जुलती चीज़ होती है उसको शेड करते हैं इन दोनों में, ये बाकी को आपने शेड नहीं करना। ये आ गया। इसके बाद अभी नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे एक्स में यूनियन को वाई करना है, एक्स में यूनियन को वाई करना है। तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास पूरे पूरे शेड हो जाना चाहिए, एक्स भी पूरा शेड हो रहा है और यहाँ पे वाई भी पूरा शेड हो जाना चाहिए, ये दोनों। ठीक है, क्योंकि यूनियन में सारे आ जाते हैं तो इस वजह से ये दोनों शेड हो जाएंगे। और बाहर वाली दीवार देखिए अभी शेड नहीं हुआ, सिर्फ ये अंदर वाला एक्स और वाई दोनों शेड हो जाएगा। नीचे आपके पास अभी मौजूद है यहाँ पे, नीचे आपके पास मौजूद है एल में से निकालना है आपको एम। तो एल में से जब आप एम को निकालेंगे तो उसकी तरतीब हम करते हैं। तो हमने अभी एल में से एम निकालना है। देखिए एल में से सबसे पहले हम एम निकालेंगे, तो इसका मतलब ये एल बच जाएगा। और फिर इस आंसर को कंप्लीमेंट बनाना है, और कंप्लीमेंट के लिए क्या था, यूनिवर्सल माइनस एल माइनस एम, इसका आंसर आना था। तो इसका मतलब अभी आपके पास जो तरतीब नज़र आएगी यहाँ पे वो आप देख लें। तो ये एम और एम दोनों में से सिर्फ एल बच जाएगा, बाकी जो है सारा आपका यहाँ पे शेड हो जाएगा। ये देखिए ये बाकी सारा शेड हो जाएगा सवाए एल के, क्योंकि एल शुरू में था, सबसे पहले था, इसको शेड नहीं करना। बाकी आपने सारा शेड कर देना है, ये बाकी आपका सारा शेड में आ जाएगा। ये एम भी शेड में आ जाएगा, इस तरीके से ये सारा शेड हो गया। तो ये तरतीब समझ आई कि ये बताया, इस बताने का मकसद ये है कि जो पहला सेट होता है उसमें से आपने निकालना है ना, एल में से एम निकालना है। तो एम तो ख़त्म हो गया, एल बच गया, इसलिए एल को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। और उसके बाद जब इसी आंसर को हम यूनिवर्सल में लेके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट था तो यूनिवर्सल का जवाब आना चाहिए, इसलिए यूनिवर्सल ये सारा है, इसलिए ये सारा का सारा शेड हो जाएगा, एम वहाँ पे शेड नहीं होगा। अब इसके पास अगला आपके पास है ई यूनियन एफ है। तो इसका मतलब ई और एफ ये दोनों आपने नहीं करने, ई और एफ ये दोनों आप डिफरेंट कलर से कर लें। समझाने के लिए ये दोनों छोड़ दें, क्योंकि इसमें ई और एफ दोनों यूनियन हो जाते हैं, और जब यूनियन होते हैं तो उसमें से माइनस करना पड़ता है इसका आंसर ए यूनियन एफ का। तो जवाब आपके पास ये यूनियन निकलता है, इसलिए यूनिवर्सल का जितना भी जवाब होगा वो सारा शेड कर देंगे इस तरह, आप देखें। और जो 2 सेट हैं इसको आपने नहीं करना, क्योंकि वो यूनियन थे, वो दोनों जो अंदर सेट लिखे हैं वो यूनियन थे, इसको आपने शेड नहीं करना। शेड वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट आपका सारा हो गया यहाँ पे। तो ये इसके मुताबिक ये तरतीब होगी। ये 2 सेट यूनियन में सारे आते हैं, इसलिए ये छोड़ दिए और बाकी आपने कर लिया। इसके बाद अगला सेट अपने पास देख लें करेंगे, तो दोनों में मिलता-जुलता क्या होगा? तो मिलता-जुलता का मतलब ये कि बी के अंदर ये जो ए एग्ज़िस्ट करता है, ये ए सारा बच जाएगा, ये जो ए है सारा बच जाएगा। फिर उसके आंसर में से जब आप बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, इसके अंदर जो आंसर आप बनाएँगे इंटरसेक्शन ए का, तो फिर आपके पास जो बचने वाली रकम है वो सारी ए बच जाएगी, इसलिए ए को छोड़ देना है, बाकी जितना है आपके पास वो सारा आप शेड कर दें। तो आप इसमें देखें अभी कौन-सा आपके पास यहाँ बच रहा है, ये ए बच रहा है, ए को नहीं कर रहे, बाकी जितने हैं उस सबको देखें यहाँ पे शेड कर दिया ये। ये पूरा-पूरा आपके पास शेड हो गया सवाए ए के। ए को हमने नहीं छेड़ा, क्योंकि वो ए हमने उसके अंदर ऑलरेडी पाया गया है, इसलिए ए को छोड़ दिया। और ये सारा का सारा आपके पास यहाँ पे इसकी शेड होगी सवाए इस ए के, क्योंकि बी में से ए पूरा का पूरा मिलता-जुलता था ना, तो जो चीज़ उसमें पाई जाती है इसका मतलब ए पूरा का पूरा बी में पाया जाता है, इसलिए ए को छोड़ देंगे और उसके बाद बाकी जितने हैं वो सारा का सारा शेड हो जाएगा। अब ए में इंटरसेक्शन इस तरह भी है कि ए में बी को इंटरसेक्शन करें, तो जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है, तो यहाँ पे जो चीज़ आपके पास समझने वाली है, वहाँ पे ये कि इंटरसेक्शन में सिर्फ ये जगह होती है ना, इस जगह ये जगह होगी, ए बी में जो मिलता जुलता होगा ये जगह बचेगी ना, और बाकी जितना भी आंसर होगा वो सारा शेड हो जाएगा।
सारा शेड से मुराद ये कि ये 2 छोड़ दें और बाकी जितना भी आपके पास है सारा, ए, बी का ये बाकी हिस्सा जितना इस तरफ से है सारा, ये सारा का सारा आपका शेड हो जाएगा, ये ए का भी हिस्सा सारा। सिर्फ वो जो मिलती-जुलती चीज़ है इन दोनों में वो शेड नहीं होती। तो ये दोबारा देख लें कि यहाँ पे बोला सिर्फ इंटरसेक्शन में जब ए का इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उसकी जो ये जगह होगी ये मिलती-जुलती होगी। फिर इसी आंसर को जब माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में से तो यूनिवर्सल का जवाब आएगा। तो यूनिवर्सल बाकी सब है। बाकी पाए जाने वाले बी और ए के एलिमेंट सब हैं, लेकिन जो मिलते-जुलते हैं वो आपने अलग से शो करने कि ये उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पे देख लें जो चीज़ नज़र आ रही है, पहले पी में से क्यू निकालना है। तो हमने जो पी में से क्यू निकालना है तो इसका मतलब ये पी को छोड़ देंगे आप। पी को छोड़ देंगे और बाकी जब आंसर यूनिवर्सल में से पी माइनस क्यू करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल आना चाहिए। तो इसलिए पर ये सारा यूनिवर्सल हो जाएगा सिवाय पी के। ये देखिए ये सारा आपके पास यूनिवर्सल आ जाएगा। जितना भी इसको शेड कर लें ये जगह और ये क्यू पूरा का पूरा भी इसमें शामिल होगा और जो ये दरमियान की जगह क्यू में आती है ना तो इसलिए ये सारा का सारा भी इसमें शामिल है। ये सारा आपके पास शेड हो जाएगा सवाए पी के। पी आपके पास एक डिफरेंट है जिसको आपने साबित करना है कि जो सबसे पहला सेट था पी था, पी को आपने क्यू से निकाला इसलिए ये पी का ये एरिया बच गया और क्यू भी सारा इसमें शेड हो जाएगा। इसके बाद आगे आपके पास है बी में से जब ए को आप यूनियन करते हैं तो बी में से जब ए को यूनियन करते इसका मतलब ये दोनों ए और बी दोनों यूनियन आ गए। तो इसके बाद जो फार्मूला बनेगा तो उसमें से माइनस बी यूनियन ए करेंगे तो बाकी जो बच जाएगा यूनिवर्सल है। तो ये बी और ए को कुछ नहीं करना, बाकी जितना सारा है वो सारा आपका यूनिवर्सल का आंसर है, उसको आप यहाँ पे शेड कर देंगे। इस तरीके से आपने बाकी सारा शेड कर देना है, जो नहीं करना है वो ए और बी है। ये देखिए ए और बी आपने शेड नहीं, अगर आप कहते हैं कि भाई इसमें डिफरेंट कलर कर दो तो वो आप बीच में कर भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों को यूनियन की शक्ल में तो इसलिए ए बी को हमने छोड़ दिया, बाकी जो यूनिवर्सल का आंसर था उसको कर दिया। मतलब क्यू में से पी निकालना है। अब पी जितना भी बचेगा वो सारा तो हमें नहीं चाहिए, हमारा आंसर तो ये क्यू है, ये वाला है, क्योंकि पहली रकम ये है ना, तो पी में से क्यू निकालेंगे तो क्यू बच जाएगा। फिर जब इसको फार्मूले में माइनस करेंगे, इसके साथ यूनिवर्सल से पी क्यू माइनस पी करेंगे, तो जवाब तो यूनिवर्सल आएगा। तो इसको समझ लें कि आपको सबसे पहले ये सारा को जो है सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, और ये जो चीज़ बीच में समझाऊँगा वो ज़रूरी वो इसके बाद आप देख लीजिएगा। ये देखें यूनिवर्सल तो सारा हो गया, सारा शेड हो गया, अब रह गया पी और क्यू। क्योंकि पी बाद का सेट है, पहला सेट क्यू है, इसको नहीं कर सकते, पी को आप अंदर वाले सेट को सारे को कलर कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो आंसर निकला वो आपके पास यहाँ क्यू बच गया था, क्यू को शेड नहीं कर सकते, बाकी सारा आपके पास ये जितना है वो सारा शेड हो जाएगा। ये यूनिवर्सल भी और अंदर पी भी, ये दोनों शेड हो जाएंगे और क्यू आप नहीं करेंगे। इसके बाद आगे एक्स यूनियन वाई करना है, तो जब इसका आंसर करेंगे तो यूनियन में तो ये दोनों हैं, तो इन दोनों को शेड नहीं करना, और जब इसका आंसर निकालेंगे इसके साथ यूनिवर्सल माइनस के साथ निकालेंगे वाई के साथ, तो जवाब तो यूनिवर्सल आएगा। तो इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी जितना भी है वो सारा यूनिवर्सल का आंसर है, उसको आप यहाँ पे शेड कर देंगे। तो ये एक्स एंड वाई जो पड़े हुए हैं इनको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने शेड नहीं करना, ये तरतीब होगी। ये देख लीजिए, ये सारी आपके पास तरतीब होगी यहाँ पे। ये यूनिवर्सल को सारा कर दिया आपने आंसर अपने पास। अब एक चीज़ और कलर में आपको समझाने के लिए, अगर आप कहते हैं इस तरफ से कि ये वाला सर आपने यहाँ पे कलर किया इसको बचाया, तो मैंने कहा कि जब इसका आंसर करेंगे ना, ए कंप्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल में से ए निकालेंगे तो फिर यूनिवर्सल बचना चाहिए ना, इसलिए ये सारा यूनिवर्सल को शेड कर दिया और ए को छोड़ दिया। आप अगर करना चाहें तो यहाँ इसके अंदर ऐसे लंबी लकीरें ऐसे लगा के इसको भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी तरतीब देख लें, यहाँ पे भी था ए में से बी को निकालना था, तो पहला ए बच जाना चाहिए, तो बाकी ये जितना बच गया उसको सारा छोड़ दिया आपने। इसमें इंटरसेक्शन था तो ये हिस्सा किया गया, इसमें यूनियन था तो इन दोनों को किया गया, इसमें कम्प्लीमेंट जब आया तो कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल फार्मूले में लाजमी आता है, इसलिए पे यूनिवर्सल को सारा शेड कर देते हैं, लेकिन जो पहला सेट होता है उसको आप ब्लैंक छोड़ देते हैं। आपको भी अगर तस्वीर में ऐसे लंबी लकीरें लगानी है तो लगा के इसको डिफरेंट कलर से कर सकते हैं, तो ये तरीका। इस तरह भी इंटरसेक्शन आ गया आपके पास, देखें यहाँ कम्प्लीमेंट आ गया, तो ए ई को एफ में जब यूनियन करेंगे तो फिर यूनिवर्सल को कलर होना चाहिए, तो सारा यूनिवर्सल को कलर हो गया और यूनियन में ई एफ आपने छोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं इसको इस तरह कलर करना तो आप डिफरेंट पेन से कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपके पास ये बी के साथ इंटरसेक्शन ए हो रहा है, तो इसका मतलब बी ए के अंदर जो इंटरसेक्शन होना है वो सारा ए होना है। तो ये जो पहली रकम है वो बी में पाई जाती है। तो जब यूनिवर्सल का आंसर निकालेंगे तो यूनिवर्सल सब हो जाएगा सिवाय इस ए के। और यहाँ पे जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन तो सिर्फ ये है, ये वाला हिस्सा कहलाता है। तो जब यूनिवर्सल करेंगे तो यूनिवर्सल में सारा आप कलर कर देंगे। तो ये तरतीब जो आपको साथ-साथ बताई जा रही है, अगर आप चाहें तो उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जब आप इस वाले पोर्शन में पहुँचे तो यहाँ पे भी तरतीब देख लें आपके पास कि जब इसमें से पी में से क्यू निकाला तो पहला सेट पी है ना, तो पी को कुछ नहीं करें। अगर आप चाहते हैं तो पी को एक अलग कलर से इस तरह लकीरें लगा दें और बाकी जो यूनिवर्सल में जवाब निकला सबको आप कलर कर दें। या बी और ये यूनियन दोनों हैं, ये दोनों को आप इस तरह की लकीरों पे कर सकते हैं, तो डिफरेंट से कर लें, नहीं तो इसी तरह ये ठीक रहेगा। और इस तरफ जो पूछा था ये सबसे अहम क्वेश्चन है, इसमें क्यू को पी से निकालना था। तो जब पी से निकालेंगे तो पी वाला तो अंदर है, बाकी तो क्यू ही बच जाएगा ना, इसलिए जो बच गया उसको कलर नहीं करना। और आप चाहते हैं डिफरेंस से शो करना तो डिफरेंस से इस पेन से कर लें, नहीं तो बाकी जो यूनिवर्सल है उस सबको कर सकते हैं। ये यूनियन है, ये यूनियन दोनों बच जाएंगे और बाकी यूनिवर्सल का आंसर यहाँ शेड किया जाता है। अगर आप इसको दूसरे पेन से इस तरह करके कर सकते हैं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये जवाब मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसके पार्ट में चेक कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ पब्लिक स्कूल। एक स्कूल है पब्लिक, उसमें काम करने वाले जो मुलाजमीन है उनमें से 72 एम्प्लॉय हैव मोटर कार, उसमें से 72 ऐसे हैं जिनके पास अपनी कार मौजूद है। और 26 ऐसे हैं जो विदाउट हैं, जिनके पास नहीं है। विच आर वाइट कलर, जो अलग से हैं 26 मोटर कार आउट विच ऑफ द वाइट कलर। और 26 ऐसे हैं जो सफ़ेद रंग की कार में। और इसके अलावा जो बच जाएंगे वो कहते हैं कि पब्लिक स्कूल में वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो किराए वाली होती है, बस होगी, सुजुकी होगी, इस तरह की चीज़ों पे आने वाले हैं। डिटरमिन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो आपको इसमें सबसे पहले स्कूल में कितने मुलाजमीन काम करते हैं उसके बारे में बताना है। तो आप सबसे पहले हम नीचे इस वेन डायग्राम पे आ जाएंगे। ये वेन डायग्राम जो शो कर रही है वो बता रही है कि ये जो एम्प्लॉयज़ उसमें मौजूद है स्कूल में, उसके अंदर जो तादाद है 26 ऐसे साथी हैं जो वाइट कलर की जो कार है उसमें उन्होंने आना है। 26 ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने जो 26 वाले जो हैं एम्प्लॉय वो इसमें हैं। लेकिन टोटल अलग इसके अलावा जो अदर कारें हैं जो दूसरे कलर की हो सकती हैं, वो उनका टोटल मिलाया जाए तो 46 बनता है। इसका मतलब जो 46 है टोटल है, उसमें से 26 ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाइट कार्स पे आते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो डिफरेंट कार्स पे आते हैं। तो ये तरतीब आपको एक समझाई इस वेन डायग्राम के अंदर जो आपको बता रहे हैं कि, और इसके अंदर 28 ऐसे भी हैं, इसमें ऐसे भी जो रिमेनिंग अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। तो इसका मतलब एक तो हमें ये डिजिट मिल गया 28। यहाँ से हमारे पास जो ऐसे लोग हैं जो अलग से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं, इस 28 को हम लेके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ लिख देंगे 28, इसके इस तरफ प्लस करेंगे, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 72 इधर कर लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 72 में जब 28 को ऐड करेंगे तो वो 100 जवाब निकल आएगा कि स्कूल में जो तादाद है वो हमारे पास है 100 मुलाजमीन हैं जो स्कूल में आते हैं, और उसके अंदर ये 100 की तादाद। इसके बाद हाउ हैव मोटर कार, कितने हैं जिनके पास कारें हैं। तो ये देखें, ये बता रहा है कि 72 एम्प्लॉय हैव मोटर कार्स। तो दूसरे का आंसर में आप यहाँ लिख सकते हैं कि 72 ऐसे हैं जिनके पास जो है ना कारें मौजूद हैं। इसके बाद बाकी कितने बच गए, तो इसके ऊपर ही है एम्प्लॉय हैव मोटर कार एंड 26 जो 26 है मोटर कार्स आउट ऑफ विच आर वाइट इन कलर, जो उससे इस सफ़ेद कलर में है। तो ये नीचे में आ रहा है हैव वाइट कलर, तो वाइट कलर में आपने ऊपर से देखा 26 नंबर था, वो आपने यहाँ से ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही तरतीब है आपके पास। तो सबसे पहले हमने इस वेन डायग्राम से पहले पढ़ लेना है। वेन डायग्राम इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8 क्लास ग्रेड एंड स्टडिंग ड्राइंग। एक पढ़ने वाले ड्राइंग
पढ़ रहे हैं और दूसरे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। डिटरमिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब नीचे आ जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ पता चल जाएगा कि जो ये डी से रिप्रेजेंट कर रहा है तो डी से रिप्रेजेंट ड्राइंग है, और ए से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए से रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर है। तो ये इसके अंदर ये तादाद मौजूद है। इनको जब आप तादाद को आप टोटल करेंगे तो आपके ए का जवाब यहाँ बन जाएगा। इन द क्लास, तो आप इधर टोटल लिख देंगे, पहले 17, फिर इसमें 5 ऐड करें और इसमें 18 ऐड करें, तो इसकी तादाद आपके पास बन जाएगी यहाँ पे 40। ये तादाद आपके पास बन गई। अब सेकंड में पूछ रहे हैं और स्टूडेंट स्टडी बोथ सब्जेक्ट, इसमें कितने हैं जो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये नीचे वापस डायग्राम में आए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये मुश्तरक है, कॉमन है। तो यहाँ 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ड्राइंग भी पढ़ते हैं और साथ में वो एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, इसलिए इसका सेकंड का जवाब तो आपके पास यहाँ निकल आया 5। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, हु स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, को कितने हैं जो कम से कम कोई एक पढ़ता हो। तो एक तो देखिए यहाँ से भी पढ़ते हैं, यहाँ से भी पढ़ते हैं, इनकी तादाद इकट्ठी कर ले तो ये तादाद आपको इस नंबर 3 में 40 मिल जाएगी। इसके बाद हु स्टडी, कितने हैं स्टडी ओनली एग्रीकल्चर, जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर के पढ़ने वाला ये है, ये जो पार्ट है ना, ये एग्रीकल्चर और ये दूसरा आपका ड्राइंग दोनों पढ़ते हैं, ये नहीं लिया जाएगा। सिर्फ एग्रीकल्चर का ये वाला हिस्सा है जो 18 है, तो इसके जवाब में लिख देंगे यहाँ पे सिर्फ 18। इसके बाद देख लें, हु डू नॉट स्टडी ड्राइंग, कौन से हैं, कितने हैं जो नहीं पढ़ते हैं ड्राइंग को। तो आप उसमें तादाद आप देख लें कितने आपके पास है जो ड्राइंग में आपके पास आ जाते हैं। इसमें देख ले, लिखा है हु डू नॉट, या लफ्ज समझ ले, डू नॉट लिखा हुआ है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ड्राइंग को। कितने हैं जो नहीं पढ़ते हैं ड्राइंग को, तो ड्राइंग तो ये है और ड्राइंग का तो ये खाना ये सारा है। कितने हैं जो ये ड्राइंग को नहीं पढ़ते हैं, तो ये जवाब नहीं आएगा, सिर्फ ये इस वाले का जवाब आ जाएगा वापस एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर के 18 इधर फिर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में एग्रीकल्चर आ गया, तो यहाँ हु स्टडी कहा गया, कौन है जो पढ़ता है ओनली एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ता है, तो हमने यहाँ से इसका 18 का जवाब दिया। लेकिन ये वर्डिंग पहचाने, अगर वर्डिंग समझ आ रही है, डू नोट का मतलब है नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ड्राइंग को, नहीं पढ़ते हैं। तो फिर आपने ड्राइंग का डी वाला ये पूरा का पूरा बॉक्स सेपरेट कर देना है, इसके अंदर जो चीज़ है वो भी सारी जुदा होगी है। इसके इस हिस्से में से आपने ले लेना है जो एग्रीकल्चर में आपके पास 18 तक ये जवाब मुकम्मल हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में देख लें, आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, इसको पढ़ लें। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द पीपल एट एन इंटरव्यू, लोगों का एक इंटरव्यू हुआ है, रिप्रेजेंट दूज हु स्पीक इंग्लिश, उसमें से ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। और कौन से ऐसे हैं जो दूसरी तरफ हम देखते हैं बी रिप्रेजेंट करेंगे दूस अंडरस्टैंड विद उर्दू। तो कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो उर्दू के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस सवाल के अंदर भी जो चीज़ समझने वाली है उसकी तरतीब आपको समझनी पड़ेगी कि भाई इनमें से जो जवाब हमें बताया जा रहा है कि भाई वो कौन से साथी हैं जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, और इसी तरह जो उर्दू पढ़ते हैं। अब सबसे पहले इस ए पे जाएँ, हाउ मैनी पीपल आर एट अ इंटरव्यू, कितने लोग थे जो इंटरव्यू में थे। तो इंटरव्यू में ये सबको टोटल कर लें, तो आप इधर इक्वल लगाएं, लिखे 20 + 10 + 30 + 15। जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास इसका ऐड का जवाब निकलेगा 30 30 60 75। तो ये ए का जवाब 75 निकल आया। अब बी में पूछ रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर एट द इंटरव्यू अंडरस्टैंड, जो जिनको समझ आती थी, कितने लोग थे जिनको समझ आती थी। तो इसके पार्ट अभी लिखे हुए यहाँ पे 6। तो पहला पार्ट है इंग्लिश, कितने लोग, कितने ऐसे लोग थे जो सिर्फ इंग्लिश को समझ पढ़ते थे, तो इसलिए इंग्लिश वाले को ए बॉक्स लेंगे, ये पूरा इंग्लिश का ए है, तो इसके अंदर 20 और 10 30। तो आप इधर लिखेंगे 20 + 10 = ये आपके पास निकल आएगा 30। अब इसके बाद आगे आ जाए बी में, कितने लोग थे जो सिर्फ उर्दू को समझते थे। तो उर्दू का कॉलम ये आ गया बी वाला, तो इधर से इस बी वाले को उर्दू समझ लें, लिखना तो यू चाहिए लेकिन वो सेट में उन्होंने बी लिखा है तो आप इसको यू ही समझेंगे। तो 30 और 1 कर लें इसमें 10, तो 40। 30 + 10 = ये जवाब निकलेगा 40। इसके बाद नीचे आ जाए, लिखा हुआ यहाँ पे बोथ इंग्लिश और उर्दू, कितने हैं जो इंग्लिश उर्दू दोनों को समझते थे। तो दोनों को समझने के लिए दरमियान वाला हिस्सा है 10, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल लगा के 10 लोग हैं जो इंग्लिश भी जान सकते थे और साथ में उनको उर्दू की भी समझ थी। इसके बाद इंग्लिश बट नॉट उर्दू,
अब इसमें कितने ऐसे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ इंग्लिश के लिए ये बॉक्स है, इसके अंदर 10 जानते हैं ये भी शुमार नहीं करना, सिर्फ इस हिस्से में देख लें, ये इंग्लिश में 20 लोग हैं, तो यहाँ इक्वल लगा के 20 नोट कर दें। इसके बाद नीचे आ जाए, नेदर इंग्लिश है और उर्दू, ना तो इंग्लिश जान पढ़ समझ सकते थे ना उर्दू समझ सकते थे, तो वो ये बाहर लिखा हुआ आदत है 15, तो इक्वल लगा के यहाँ लिख दें 15। और यहाँ पे आ जाए, अब इंग्लिश भी उर्दू भी समझते थे, दोनों चीज़ें समझते थे, तो वही इंग्लिश उर्दू की तादाद ये 20, 10 एंड 30, इनको यहाँ लिख दें पहले, इक्वल लगा के 20 + 10 और +30, इनका टोटल करेंगे तो ये जवाब निकल आएगा 60, ये मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीज़ बताई जा रही है, वेन डायग्राम शो द चॉइस बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, बच्चों को कहा गया कि आपकी चॉइस है, जूस देंगे इनको, ईच स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टार, जिसको उधर तरतीब में बताया जाएगा, और रिप्रेजेंट ऑफ द स्टूडेंट हु ऑर्डर ऑरेंज, ऐसे जो सिर्फ ऑरेंज जूस के लिए करेंगे तो उस ऑरेंज जूस को हम यहाँ पे ए कह देंगे, ए सेट कह देंगे, ऑरेंज जूस को हम ए सेट कह देंगे। और बी जो है यहाँ पे, और जो बी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे स्टूडेंट हु ऑर्डर द कैरेट जूस, और बी वाले को आप कैरेट गाजर का कह देंगे, तो ये वाला ऑरेंज जूस हो गया ए, और ये वाला कैरेट हो गया। अब इसके अंदर नंबर की तरतीब है, इस तरतीब के मुताबिक अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब जब इन नंबरों को शुमार कर लें तो सबसे पहले देखिए इधर से शुरू कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद इस चार्ट के आगे एक ये एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है 21, और 21 में जो चीज़ है वो यहाँ 6 दोनों जगह आ रहा है। अब बुक में ये एक मिस्टेक यहाँ हमारे हिसाब से तो समझ आ रही है कि ये 26 नज़र 21 नज़र आएंगे टोटल, क्योंकि ये 6 आपका रिपीट हुआ हुआ है, और बाकी जो नंबर हैं वो सब अकेले हैं। 1 इधर से शुरू हुआ, 2 यहाँ पे मौजूद है, इसके बाद 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 देखें डबल है, ठीक है। फिर 7 है आपके पास, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, और इसके बाद 15 16 17 18 19 20, ये सारे के सारे देखें तो इसके इस हिस्से में 20 हैं, और इसको शामिल करें तो 21 होते हैं। अगर बुक में है तो बुक में तो वहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो आप अभी इसके मुताबिक अगर ये पेपर में सवाल आ गया और बोर्ड में आ गया तो उस टाइम फिर आपका टीचर तो नहीं बता सकता कि भाई इसका जवाब 20 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, लेकिन इसके मुताबिक जो ये बना हुआ है, इसके मुताबिक आप खुद शुमार कर लें, ये 21 बनते हैं। लेकिन बुक में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो अगर 20 लिखा है तो उस टाइम आप टीचर को कह के चेंज भी नहीं करा सकेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम के जो पेपर आएँगे वहाँ पे अगर ये सवाल आ गया तो फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आप अपने ज़हन के मुताबिक इसके मुताबिक देखेंगे इस सवाल को, और अगर आप इसको इसके मुताबिक नहीं समझते हैं, आपने 20 लिखना है तो फिर आप लिख दें, हमारा काम है समझाना, आपको इस चीज़ के बारे में बताना। तो ये सब को शुमार करें तो ये शुमार का टोटल बनता है 21, क्योंकि ये वाला जो 6 है यहाँ पे डबल आया हुआ है, 2 दफ़ा आया हुआ है। तो ये पहली जो चीज़ आपको समझा दी, अब दूसरे में देख लें, क्योंकि यहाँ पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कितने हैं जी, 21 बच्चे हैं। इसके बाद अब बी शुरू हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑर्डर, कितने लोग थे जिन्होंने ऑर्डर दिया कि मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, मुझे गाजर का जूस चाहिए। तो इस तरह तरतीब में अब बी के ये सारे ऑप्शन आ गए। तो बी का पहला ऑप्शन है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया ऑर्डर दिया ऑरेंज जूस के लिए। तो अब ऑरेंज जूस के लिए हम इस पहले वाले हिस्से को ले लेंगे, इसको, क्योंकि उन्होंने इस पहले हिस्से का नाम जो है ए से रखा हुआ है, और बी रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो कैरेट के लिए कर रहा है। तो आप पहचान जाएँ कि ये जो है कैरेट के लिए आपके पास है, और ये आपका ए जो है ऑरेंज के लिए है। इसलिए आपको यहाँ आसान हो जाएगा। अब आपको इसके ए को मुकम्मल करना है तो इक्वल लगा के मुकम्मल कर लें। ए ये है सारा, इसको गिन लें, इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब जो जिन बच्चों ने ऑरेंज जूस का ऑर्डर दिया वो 9 बच्चे थे जिन्होंने ऑरेंज जूस का ऑर्डर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये कैरेट कितने थे जिन्होंने गाजर के लिए कहा कि उसका जूस पिएंगे, तो ये बी वाला कैरेट वाला, इसको शुमार कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस तरफ से 13, तो ये 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं हमें ये जो है गाजर का जूस लेना है। इसके बाद
कितने बच्चे हैं जिसने ऑरेंज और कैरेट दोनों के लिए कहा? कितने बच्चे हैं जिसने ऑरेंज और कैरेट दोनों के लिए कहा? दोनों के लिए ये है जिन्होंने कहा कि मैं ऑरेंज भी पीऊँगा, मैं कैरेट भी पीऊँगा, तो ये 1, 2, 3, 4 कहलाए जाएँगे। तो ये 4 आंसर यहाँ निकल आया। इसके बाद ऑरेंज या कैरेट, ऑरेंज या कैरेट, इन्होंने कहा कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऑरेंज या कैरेट जूस के लिए कहा। तो अब इसकी तरतीब अंदर की चेक कर लें, तो ये पूरे के पूरे चेक कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हैं, वो सारे के सारे आप शुमार कर लें। तो इसका जवाब निकल आएगा 18। यहाँ शुरू हुआ है। नेदर ऐसे हैं जिन्होंने ना तो ऑरेंज जूस का बोला और ना ही कैरेट जूस का बोला। तो ना तो उसने ऑरेंज जूस का बोला, ना कैरेट जूस का बोला। तो ये जो बाहर बचने वाले हैं 3, ये वो है जिन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो ये 3 जो हैं यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल में, नेदर ऑरेंज और ना ही कैरेट। इसके बाद आप इसको देख लें, ऑरेंज का बोला बट नॉट कैरेट। कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऑरेंज का बोला लेकिन कैरेट का नहीं बोला? वापस आ जाए, तो ये वाले, ये जो इसके मुश्तरक है वो नहीं, ये वाले जो ऑरेंज वाले 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके जवाब में ये वाले 5 इधर आ गया। इसके बाद अब मज़ीद आप देख लें, ओनली ऑरेंज जूस, जिसने सिर्फ ऑरेंज जूस बोला, तो सिर्फ ऑरेंज जूस ये है, और ये जो कैरेट का बोला ये नहीं। ये दोबारा देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, ये फिर अगेन यहाँ पे इसका 5 आ जाएगा। और अभी ओनली कैरेट जिसने बोला, कितने ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बोला कि हमें सिर्फ कैरेट का जूस चाहिए, ओनली कैरेट जूस। अब वो उनका तादाद लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो है जिन्होंने सिर्फ कैरेट के जूस के लिए बोला, तो ये 9 यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर निकल आया।